Hello students, welcome to my channel Train Your Brain. Once again, I am ready to train your brain. Are you? Okay. आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ टॉपिक टाइम फॉर क्लास 7th. आज हम टाइम के बारे में बात करेंगे. तो हम सभी जानते हैं कि टाइम का हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है. हम अपनी डेली रूटीन में जो भी काम करते हैं वो सारे टाइम के हिसाब से करते हैं. जैसे कि आप स्कूल के लिए तैयार होते हैं सुबह तो टाइम से उठते हैं, तैयार होते हैं, टाइम से स्कूल पहुंचते हैं. अगर आप लेट होते हैं तो आपको पनिशमेंट मिलती है. इसी तरह घर में भी जो लोग रहते हैं या जो लोग वर्क करते हैं, ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो उनको भी टाइम के हिसाब से अपना पूरा डेली रूटीन मैनेज करना पड़ता है. तो इसीलिए टाइम की जो है हमारी डेली लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है. अभी ये समझना है कि टाइम का कॉन्सेप्ट कैसे शुरू हुआ. तो एंशिएंट टाइम में टाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे चलता था. तो डे को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था, डे एंड नाइट. डे टाइम मतलब जिस समय आपको सनलाइट दिखाई देती है वो डे टाइम, और जब सनलाइट नहीं होती है वो नाइट. तो इस तरह से. और वन डे को कैसे एंसेस्टर्स जो हमारे वो वन डे को कैसे कंसीडर करते थे, वन सनराइज टू अनदर सनराइज. इस तरह से वो एक दिन को पूरा मानते थे कि एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक एक दिन रहेगा, फिर नेक्स्ट डे शुरू हो जाएगा. इसी तरह मंथ को कैसे कंसीडर किया जाता था एंशिएंट टाइम में, वन फुल मून टू अनदर फुल मून. फुल मून को हिंदी में पूर्णिमा कहते हैं. जो हिंदी कैलेंडर चलता है ना उसके हिसाब से नो मून मीन्स अमावस्या और फुल मून मीन्स पूर्णिमा. तो वन फुल मून टू अनदर फुल मून जो है 1 मंथ को कंसीडर किया जाता था. ऐसे ही ईयर को कंप्लीट कंसीडर करने के लिए जो है स्प्रिंग सीजन को लिया जाता था. वन स्प्रिंग सीजन टू अनदर स्प्रिंग सीजन 1 ईयर माना जाता था. तो ये जो नेचुरल इवेंट्स हैं इनका यूज किया जाता था एंशिएंट टाइम में टाइम को मेजर करने के लिए. तो ये जो एंशिएंट टाइम में जो नेचुरल इवेंट्स को लिया जाता था, ये जो जितने भी नेचुरल इवेंट्स लिए जा रहे हैं एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद रिपीट होते थे ये, इसीलिए इनको मेजर किया जाता था. लेकिन अभी जो रिसेंट डेज में हम लोग टाइम को कैसे मेजर करते हैं, तो हम टाइम को जो है 24 आवर्स में मेजर करते हैं. और इसको 24 आवर्स में रिसेंट डेज में 24 आवर का 1 डे माना जाता है, जिसमें कि लगभग 12 आवर का डे एंड 12 आवर की नाइट मानी जाती है. मानी इसलिए जाती है, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो सीजन चेंज होता है हमारे यहाँ, सर्दियाँ या गर्मियाँ आती हैं, विंटर और समर सीजन होता है, उनमें क्या होता है समर में डेज जो है वो बिगर देन नाइट होते हैं, और विंटर सीजन में नाइट्स आर बिगर देन डेज होती हैं. लेकिन लगभग 12-12 घंटे का दिन और रात यहाँ कंसीडर किया जाता है. तो इसको जो है AM और PM में लिया जाता है. जैसे कि AM और PM. AM और PM जो है वो लैटिन वर्ड से आए हैं. AM का मतलब होता है एंटे मेरिडियम और PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियम. एंटे मेरिडियम मीन्स बिफोर नून टाइम या बिफोर मिड डे टाइम, और पोस्ट मेरिडियम मीन्स आफ्टर मिड डे. बिफोर मिड डे आप AM कंसीडर करते हैं ना, मिड नाइट टू नून वाला जो टाइम है उसको AM लिखा जाता है, और आफ्टर नून टू मिड नाइट वाला टाइम को PM लिखा जाता है. इसलिए ये पोस्ट मेरिडियम मीन्स आफ्टर मिड डे एंड एंटे मेरिडियम मीन्स बिफोर मिड डे. इस तरह से कंसीडर किया जाता है. अब बात करेंगे हम 12 आवर का जो ये कॉन्सेप्ट है ये कैसे आया और हम क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं
अपने टाइम को मेजर करने के लिए। तो एंशिएंट टाइम में जो है 2 इंस्ट्रूमेंट यूज होते थे, एक तो सनडायल और दूसरा है सैंड क्लॉक। तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानते हुए चलेंगे हम कि सनडायल क्या होता है। सनडायल जो है एक ऑब्जेक्ट होता है इस तरह से सर्कुलर, और उस पर जो है एक वर्टिकली पिन प्लेस्ड होती है, जो कि एक एज पर कैसी होती है, ट्रायंगुलर होती है, इस तरह से होता है, और ये इस पे 12 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड होती है। तो इसका कैसे इसको यूज किया जाता था ये समझिए। तो सनडायल में क्या होता था, ये जो एक सर्कुलर बेस पर एक ये जो वर्टिकल पिन प्लेस की जाती है, इसको ग्नोमोन बोला जाता है, ग्नोमोन। ये ग्नोमोन लगा दिया और इस सनडायल को रख देते थे किसी खुली जगह में, जहां पर आपको सनराइज टू सनसेट, जहां पर आपको मिल सके सनलाइट। तो क्या होता था फिर, वो जो सनलाइट जब इस पर पड़ती है सनडायल पर, तो ये जो ग्नोमोन है, ये वर्टिकली जो रॉड प्लेस्ड है, इसकी शैडो बनना शुरू होती है मॉर्निंग आवर से। तो जैसे जैसे सन जो है अपनी पोजीशन चेंज करेगा मॉर्निंग टू इवनिंग, क्योंकि ईस्ट टू वेस्ट जाता है सन, तो जैसे जैसे सन की पोजीशन चेंज होगी, इस ग्नोमोन की जो है शैडो की भी प्लेस चेंज होती जाती है, और इस पूरे गोल सनडायल पर जगह जगह इसकी जो है वो शैडो बनती है। तो जो मॉर्निंग टाइम का जो फर्स्ट शैडो बनता है उसको मार्क कर लिया जाता है, और जो इवनिंग टाइम का लास्ट शैडो बना उसको मार्क किया एंशिएंट टाइम में लोगों ने, उसको मार्क किया, और उसके बाद उस बीच की दूरी को उन्होंने 12 इक्वल पार्ट्स में, फिर 12 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया, यानी इस तरह से 12 आवर का डे इन्होंने बनाया। लेकिन ये सनडायल यूज पे इसीलिए नहीं आया जाता क्योंकि ये सिर्फ दिन के समय यूज होते थे, रात को नहीं यूज होते थे। तो एंशिएंट लोग इससे पहले एंशिएंट लोग जो हैं वो कैसे अपनी टाइम का डिवीजन करते थे कि इवनिंग, मॉर्निंग या नून, फोर नून, आफ्टरनून, इस तरह से बस डे का डिवीजन था। बहुत छोटी यूनिट डे की नहीं थी कोई, जैसे कि आजकल आवर, मिनट एंड सेकंड चलते हैं, इस तरह से नहीं थी। जब छोटा टाइम कंसीडर करने की जरूरत पड़ी तब इस तरह के जो है वो खोज हुई, इस तरह से बनना शुरू हुआ टाइम का कॉन्सेप्ट कि कैसे अब पता करें कि और छोटा कैसे डिवाइड करें। तब 12 आवर वाला जो है कॉन्सेप्ट आया। तो इससे इस तरह से 12 आवर कॉन्सेप्ट तो आ गया, 12 आवर डे। लेकिन नाइट को कैसे करें, तो नाइट में पहले वो लोग जो है ये दिन में तो या तो सन की पोजीशन देख के पता चलाते थे कि क्या टाइम है, इवनिंग है, मॉर्निंग है या नून है, और रात को या तो स्टार्स की पोजीशन देखते थे स्काई में, या फिर मून का जो है वो शेप उससे देख के पता चलता है कौन सा दिन है और कौन सा टाइम हो रहा है रात में। ठीक है, उसके बाद जो सैंड क्लॉक लिख दिया मैंने। सैंड क्लॉक का जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से है कि एक इस तरह ग्लास की जो है स्ट्रक्चर होती थी, दो बॉल्स होती थी, उसके अंदर सैंड भरी होती थी, यहाँ बीच में एक बोर होता था, बहुत फाइन बोर होता था, फाइन। तो इसमें जो है सैंड भरी जाती थी। सैंड कैसी होती थी, बहुत जिसके कि ग्रेन्यूल्स जो है वो यूनिफॉर्म ग्रेन्यूल्स, यानी कि उसके ग्रेन्यूल्स सारे एक से हों बिल्कुल। और इस बोर्ड से वो जब सनडायल को जैसे इधर आपका सैंड पड़ा हुआ है तो आप उसको पलट के रखेंगे तो सैंड जो है नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो वो जो है 1 आवर में जो है पूरा सैंड जो है नीचे तक आ जाता था। तो ये आवर क्लॉक भी कहलाते थे। लेकिन इसकी क्या कमी थी कि इससे बस 1 आवर कंसीडर किया जाता है, पूरे दिन का टाइम नहीं पता लगाया जाता, सिर्फ इतना पता कर पाते थे वो कि 1 घंटा पूरा हो गया है। तो ये जो है वो सैंड क्लॉक और सनडायल से ज्यादा किसी काम में नहीं आए। तो आजकल तो बस ये आपके ड्राइंग रूम में शो पीस की तरह रखे मिल सकते हैं कहीं, इससे ज्यादा इनका कोई यूज नहीं है। फिर उसके बाद जो है टाइम को मेजर करने के लिए कॉन्सेप्ट आया पेंडुलम का। पेंडुलम आप समझते हैं? पेंडुलम बताती हूँ मैं आपको पहले क्या होता है। पेंडुलम जैसे कोई रिजिड बेस है, ये रिजिड बेस से एक थ्रेड के साथ कोई मेटल बॉल
वह कनेक्टेड रहती है इस तरह से। मेटल बॉल को कहते हैं बॉब और ये है थ्रेड, वेटलेस थ्रेड होता है ये। तो इस पूरे जो आपका ये पूरा जो तैयार हुआ है बनके, इसको बोला जाता है पेंडुलम। तो ये जो पेंडुलम का कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया? एक गैलीलियो नाम के साइंटिस्ट हुए हैं, इटालियन साइंटिस्ट गैलीलियो नाम के। उन्होंने क्या देखा एक बार चर्च में कि एक लालटेन जो है वो टू एंड फ्रो मूव कर रही है। टू एंड फ्रो यानी कि इधर उधर अपनी फिक्स पोजीशन से इधर उधर मूव कर रही है। तो वो उसको अपनी हार्ट बीट से उन्होंने उसको कंसीडर करना शुरू किया कि इसका वन ऑसिलेशन कैसे कितनी देर में कंप्लीट हो रहा है अपनी हार्ट बीट से। फिर उन्होंने बाद में प्रैक्टिकल किए और इस तरह से बाद में ये जो पूरा स्ट्रक्चर उन्होंने ही तैयार किया कि इसको बॉब बोला, थ्रेड में लगाया रिजिड बेस से, और फिर इसको इसके साथ प्रैक्टिकल करके उन्होंने ये देखा कि इस पेंडुलम का जो है वो अगर आप लेंथ चेंज करते हैं थ्रेड की तो इसका ऑसिलेशन टाइम चेंज हो जाता है। वन ऑसिलेशन को उन्होंने वन टाइम पीरियड नाम दिया। वन ऑसिलेशन is equals to टाइम पीरियड। ऑसिलेशन को टाइम पीरियड नाम दिया उन्होंने, यानी कि इसका टाइम पीरियड जो है वो थ्रेड की लेंथ को घटाने या बढ़ाने से चेंज होता है। वन ऑसिलेशन का मतलब भी मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि ये बॉब जो है अगर मूव करना शुरू करे टू एंड फ्रो तो ये अपनी इधर ए पोजीशन तक जाएगा। मान लीजिए आपने इसको हिला के छोड़ दिया तो ये ए पोजीशन तक इधर जाएगा और फिर यहाँ बी पोजीशन तक जाएगा लौट के। तो इस तरह से चलना शुरू कर देता ना किसी चीज को आप, तो ये फिर यहाँ बी तक जाएगा और बी से लौट कर फिर यहाँ अपनी जो है इनिशियल स्टेट में आएगा, यानी अपनी शुरुआत वाली जगह पे आएगा। तो इस ए से बी तक जाने को, बी से वापस ए तक आने को वन ऑसिलेशन कंसीडर किया जाता है। या फिर आप इसकी अगर इनिशियल पोजीशन से देखेंगे तो यहाँ से ए तक जाना, ए से बी तक आना और बी से वापस यहाँ अपनी इनिशियल पोजीशन तक आना है। मान लीजिए इसको ओ नाम दे देते हैं तो ओ तक आना, तो ये कहलाएगा वन ऑसिलेशन। तो आपको इजी यही रहेगा कि ए टू बी और बी टू ए आप समझें अभी। तो इस चीज इसको इन्होंने टू एंड फ्रो जो ये राउंड कंप्लीट कर रहा है इसको बोला वन ऑसिलेशन, और इससे इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया गैलीलियो ने। फिर जो है पेंडुलम से पेंडुलम क्लॉक बनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टीन हिजिन्स या क्रिस्टीन हाइजिन्स बोल सकता। क्रिस्टीन हिजिन्स ये थी शायद जर्मन साइंटिस्ट, कहाँ की थी ये नहीं मुझे ध्यान है, सॉरी थे ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने पेंडुलम क्लॉक बनाए। इतना कॉन्सेप्ट जब गैलीलियो ने दिया पेंडुलम का तो इन्होंने फिर और प्रैक्टिकल किए और उससे ये पता लगाया कि अगर आपके थ्रेड की लेंथ 25 सेंटीमीटर है तो आपका जो पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड कितना होगा? 1 सेकेंड होता है। यानी कि ये पेंडुलम अपना वन ऑसिलेशन 1 सेकेंड में कंप्लीट करता है अगर इसके थ्रेड की हाइट 25 सेंटीमीटर। ये प्रैक्टिकली उन्होंने प्रूव किया और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर उन्होंने पेंडुलम क्लॉक्स बनाए। यानी पेंडुलम क्लॉक में उन्होंने एक पेंडुलम तैयार किया 25 सेंटीमीटर का जो कि 1 सेकेंड में वन ऑसिलेशन कंप्लीट करता था। फिर उसके साथ मशीनरी जोड़ी तो वन ऑसिलेशन या 60 ऑसिलेशन कंप्लीट हुए, यानी कि 1 मिनट वाला चक्र घूमता था उनका, और फिर 1 मिनट में जब 60 मिनट्स कंप्लीट हुए तो 1 आवर कंप्लीट होता था। इस तरह से उन्होंने पेंडुलम क्लॉक बनाई। तो पेंडुलम क्लॉक भी अब देखने को नहीं मिलते हैं, मैंने तो देखा है, मेरे घर पर था, पता नहीं आप लोगों को अब देखने को मिलेगा या नहीं, क्योंकि अब ये बनना बंद हो गए हैं। तो अभी अब जो रिसेंट जो भी हम लोग एसेसरीज यूज करते हैं टाइम को मेजर करने के लिए तो वो है क्लॉक्स होती हैं।
तो क्लॉक्स की आजकल किसकी बनती है, तो क्वार्ट्ज की बनती हैं, या फिर अब तो डिजिटल भी चल रही है, तो डिजिटल क्लॉक्स। तो इस तरह से टाइम को जो है कंसीडर किया जाता है आजकल के समय में। अब हम थोड़े से टाइम फैक्टर्स देख लेते हैं जो कि आप लोग पहले से ही जानते हैं। टाइम फैक्टर्स में जैसे कि 60 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू होता है आपका 1 मिनट, 60 मिनट्स इज इक्वल्स टू 1 आवर, एंड 12 आवर्स इज इक्वल्स टू 1 डे, 30 days is equals to 1 month, 12 months is equals to 1 year। इसी तरह कुछ और भी हैं जैसे कि 7 days is equals to 1 week, 52 weeks is equals to 1 year। एक साल में कितने वीक्स होते हैं, कितने सप्ताह होते हैं एक साल में, 52। ऐसी 365 and 1/4 days is equals to 1 year, and 100 years is equals to 1 century, and 1000 years is equals to 1 millennium। 1000 years का टाइम पीरियड 1 मिलेनियम, 100 years का टाइम पीरियड 1 सेंचुरी बोला जाता है। अच्छा, ये वाला आप थोड़ा क्लियर करिए, अपना कॉन्सेप्ट समझिए कि जनरली बोला जाता है 365 डेज में 1 ईयर कंप्लीट होता है, लेकिन जो साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि 365 डेज में नहीं, 365 and 1/4 ऑफ अ डे, इतना टाइम लगता है अर्थ को सन का एक राउंड कंप्लीट करने में, जिससे कि 1 ईयर कंप्लीट होता है। तो इसीलिए आपका लीप ईयर का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है कि लीप ईयर में 1 डे एक्सटेंड कर दिया जाता है ना, और लीप ईयर कितने साल बाद आता है, हर 4th ईयर को लीप ईयर बोला जाता है। 3 ईयर को छोड़ के जो 4th ईयर आता है उसको लीप ईयर बोला जाता है। तो 3 साल इसीलिए बीच में उसको गैप किया जाता है कि 1/4 1/4 1/4 4 बार लिए जाएंगे ना हर साल, जब एक राउंड कंप्लीट करेगी अर्थ अपना, तो जो 4th ईयर होगा उसमें जो है वो 1/4 1/4 1/4 करके 1 डे एक्सटेंड हो जाता है। इसीलिए फरवरी में 29 डेज की फरवरी कर दी जाती है, और ये 30 डेज 1 मंथ ये जो है आपका क्या चलता है, ये जो है कैलकुलेटिवली ऐसा चलता है, कैलकुलेशंस में ऐसा माना जाता है। लेकिन जो आपका जनवरी फरवरी होती है उसमें किसी में 30 मंथ्स होते हैं और किसी में 31। तो ये भी आप समझिए, इस तरह से फिस्ट आप बनाएंगे अपनी, तो यहाँ आपको माउंट और वैलीज दिखाई देते हैं, यहाँ पर आपको ये जो बोन्स है यहाँ पर, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस में 31 डेज है और किस में 30। जो भी मंथ आपका माउंट पर आ रहा है उसमें 31 डेज होंगे, और जो वैली में आएगा उस पर होंगे 30 डेज। देखिए, जनवरी 31, फरवरी में आपको पता है 28 या लीप ईयर में 29 होते हैं, वो फिक्स हैं। मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, फिर यहाँ से फिर काउंट करेंगे, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 एंड दिसंबर 31। तो इस तरह से ही आप काउंट करके देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता है कि किस मंथ में कितने डेज होते हैं। तो ये लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ ना। एक बात और लीप ईयर के बारे में, जो सेंचुरी ईयर होते हैं जैसे कि 1800, यानी जहाँ पर एक सेंचुरी कंप्लीट हुई, 1900, ये वाले जो ईयर्स आते हैं, या 2100, ये जो है कभी भी लीप ईयर नहीं होंगे, नॉट अ लीप ईयर। ये फैक्ट है, क्योंकि ये 4 से, जो भी ईयर का नंबर 4 से डिवाइड होता है वही लीप ईयर होता है। तो ये कभी भी लीप, और जो मिलेनियम ईयर होते हैं जैसे कि 2000, 4000, 3000, ये जो ईयर पड़ेंगे, जैसे अभी 2000 अभी निकल के जा चुका है ना, अभी हम लोग 2023 में चल रहे हैं, तो जब 2000 आया था तो 2000 जो है लीप ईयर था। ऐसे ही जब 3 या 4000 आएंगे तो ये ऑलवेज लीप ईयर होंगे।
तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो सेंचुरीथ ईयर होते हैं वो लीप ईयर नहीं होते हैं, यानी जहाँ पर एक सेंचुरी कंप्लीट हो, जैसे 1800 से 1900 यानी 100 साल का समय कंप्लीट हो रहा है ना, तो वो लीप ईयर नहीं होगा। और ये यहाँ पर 1000 ईयर का टाइम पीरियड कंप्लीट हो रहा है, 2000 से अगर 3 पे पहुंचे, 3 से 4 पे पहुंचे तो वहाँ मिलेनियम ईयर होगा। तो मिलेनियम ईयर हमेशा लीप ईयर होंगे और सेंचुरीथ ईयर लीप ईयर नहीं होंगे। इतना आपको समझ आ रहा होगा। अच्छा, अब ये तो हो गया ये नॉर्मली जो हम लोग यूज करते हैं। एसआई यूनिट क्या होती है टाइम की? एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। एसआई यूनिट मतलब जो यूनिवर्सल यूनिट होती हैं, जो कि पूरे यूनिवर्स में, मैंने शायद आपको मेजरमेंट ऑफ लेंथ जब सिखाया है क्लास 6 में, उसमें बताया भी कि एसआई यूनिट्स क्या होती हैं। तो वो एसआई यूनिट यानी जो यूनिवर्सली सारे कंट्रीज में यूज होती हैं, तो वो सेकंड रहती है। ठीक है, तो अब इस सेकंड के साथ जो है कुछ प्रीफिक्स भी यूज होते हैं, यानी सेकंड से भी छोटी कुछ आपकी टाइम की यूनिट्स होती हैं। तो वो क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताती हूँ आपको। मिली सेकेंड्स, मैं शॉर्ट में सेकेंड को शॉर्ट में लिख रही हूँ। माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड एंड पिको सेकेंड। ये कितना होता है? मिली सेकेंड जो है एक सेकेंड का 1000th पार्ट होता है। 1000th मतलब कि एक सेकेंड के आपने 1000 इक्वल पार्ट किए, उनमें से जो एक पार्ट है उसको बोलते हैं मिली सेकेंड। ऐसे ही माइक्रो सेकेंड जो है वो जो है मिलियंथ पार्ट होता है। यानी कि जो 1 मिलियन की नंबर है उस 1 सेकेंड के 1 मिलियन इक्वल पार्ट किए और उनमें से जो एक पार्ट है उसको बोलते हैं माइक्रो सेकेंड। ऐसे ही नैनो सेकेंड जो है वो ट्रिलियंथ होता है, बिलियंथ होता है। बिलियंथ। और जो पिको सेकेंड्स है वो ट्रिलियंथ होता है। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये आप लोग मैथ्स में पढ़ चुके होंगे, ये सब समझा दिया जाता है आपको 7th क्लास तक। तो अब ये कौन सा, ये याद करना बहुत ही इजी है। आप बस ये याद कीजिए, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, लाइन से इनको याद कर लीजिए। और फिर ये 1000th, मिलियंथ, बिलियंथ और ट्रिलियंथ लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ये देखिए, ये इसके आगे 3 zeros है, यानी कि 1 सेट ऑफ 000। मिलियन में होता है 2 सेट्स ऑफ 000, बिलियन में होते हैं 3 सेट्स ऑफ 000 एंड ट्रिलियन में होते हैं 4 सेट्स ऑफ 000। तो इसको याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है कि ये कितना पार्ट होता है 1 सेकेंड का। अच्छा, इतनी छोटी सेकेंड जो है टाइम की यूनिट्स कहाँ यूज होती हैं, अब आप सोच रहे हैं, तो ये जो है वो रॉकेट साइंस में यूज होती हैं। तो इतना टाइम के बारे में आपको मैंने आज जो कुछ भी समझाया, बताया, इतनी नॉलेज दी, आई होप ये सब आपको समझ आया होगा, आपके काम आया होगा, काम आएगा। तो अब 7th क्लास में टाइम का इतना ही कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में है। तो अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए मेरे वीडियोस, जैसे कि वो भी इसका लाभ उठा सकें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।